बाटला हाउस तोड़फोड़ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। मई 27 को खसरा नंबर 279 मुरादी रोड में संपत्तियों पर 15 डेज का बेदखली डेमोलिशन नोटिस चिपकाया गया था। वकील आदिल अहमद के माध्यम से दायर किया गया याचिका। द ओखला टाइम्स.com ने उनसे बात की। उन्होंने बताया कैसे इस केस का तार 1985 में 4 लोगों की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। ये ओरिजिनली एक रिट पिटिशन ऑफ 1985 है बिटवीन 3 और 4 प्राइवेट पार्टीज, 3 या 4 प्राइवेट पार्टीज के अंतर्गत था। और वही उसमें जो कहते हैं ना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या हल्की इंक्रोचमेंट या ये लेकर के इनके आपस की रंजिश थी, जो जाकर के आज ये रूप धारण किया है। तो कंटेम्प्ट पिटिशन भी जो फाइल हुई थी कि कोर्ट की ऑर्डर की तौहीन हुई है, यानी कि जो इलाका या जितना हिस्सा बताया गया था इन मकानों का तोड़ने के लिए, तोड़वाने के लिए, वो भी 2021 में हुई है। तो तब से लेकर के आज तक क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट ने ये डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। तो जहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बॉडी, स्टेट अथॉरिटीज अपना अगर काम कर लेते तो ये दिक्कत कभी आती ही नहीं। और इसीलिए कंटेम्प्ट पिटिशन के लास्ट ऑर्डर में भी प्राइवेट पार्टीज ने खुद ये बात कही है कि हमारा नाम इन मैटरों से हटाया जाए, क्योंकि अब ये पूरा इलाके का मसला बन गया है और वो पिन पॉइंट हो जाएंगे। तो अब कितने हाउसेस और शॉप्स अफेक्टेड हैं इस ऑर्डर? अब जो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये करीबन 40 लोग हैं, पिक एंड चूज करके रैंडमली। देखिए, आज जो मुकदमा जिसके बारे में जिक्र हुई, मेंशनिंग की गई अर्जेंट लिस्टिंग के लिए, वो बेसिकली है खसरा 279 को लेकर के। जी जी जी। खसरा 279 को लेकर के इसीलिए है क्योंकि कंटेम्प्ट पिटिशन जी एक पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो केवल खसरा 279 के अंदर कितने लीगल, इलीगल, वैध, अवैध, ऑथराइज, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेकर के पेंडिंग है। अब ओरिजिनली जो मुकदमा हुई थी वो प्राइवेट पार्टीज के बीच में हुई थी। उसी दौरान में डीडीए, एसडीएम, इन्होंने सबने एफिडेविट्स दर्ज की कि हमारे इस खसरे के अंदर कितना ज़मीन अपना है, कितना ज़मीन रह गया है। और इसका एक हल्का बैकग्राउंड ये भी है कि ये इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डिंग्स बन चुके थे 40 साल 50 साल से, तो ये सारे बिल्डिंग्स और मकानों को रेगुलराइज करने के लिए पीएम उदय स्कीम भी आई हुई थी। अब जैसे समझ में आती है कि कंटेम्प्ट पिटिशन के अंदर में ये सारी बातों का खुलासा नहीं हो पाई। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 7 मई को उन्होंने ये समझा है कि इस खसरे के अंदर ये सारे तथ्यों को लेकर के ये समझ में आती है कि कहीं पे कुछ 3 बीघा और कहीं पे 2 बीघा, लेकिन कहाँ ये बात की खुलासा नहीं हुई थी जी। और इसी बेसिस पर ये अगर 3 बीघा है या 2 बीघा कहीं है, इसको वापस सीज कर लिया जाए या इस पे जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है इसको हटा करके कोर्ट के अंदर 3 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देनी थी जी। अब इसके ही अंतर्गत ये डेमोलिशन नोटिसेस आ रहे हैं। कंटेम्प्ट पिटिशन में ही डेमोलिशन की बात कही गई थी और कंटेम्प्ट पिटिशन में ये बात कही गई थी कि किसी का अगर मकान या जो भी है वहाँ पे अगर इस अवैध जगह पे आ जाती है तो उनको 15 दिन की नोटिस दी जाए ताकि वो अपना जवाब दर्ज करें और कानूनी तौर से वो क्या एक्शन ले सके, उनको उस चीज़ का मौका मिले। हम लोग जिसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस, फेयर हियरिंग। लेकिन डीडीए वो सब ना करके डीडीए ने सीधी 15 दिन का एविक्शन नोटिस डाल दिया कि आप यहाँ से खाली करिए और 15 दिनों बाद में हम लोग आकर के इस जगह को डेमोलिश करेंगे। तो इसी इलीगैलिटी के बेसिस पर हम लोग ने मेंशनिंग की है आज, क्योंकि नोटिस ऐसे गिने चुने घरों में गई है
या गिने चुने घरों में के बाहर सिर्फ चिपकाए गए। और ये हुई थी 26 तारीख को, 26 मई। जी तो क्योंकि 26 मई से 15 दिन का अगर वक्त मान करके हम लोग चले जी तो ये 11 जून तक जी ये एक्सपायर्ड हो जाएगी। और फिर इसीलिए जो दावेदार हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जिनको ऊपर नोटिस लगाए गए हैं, उनका ये कहना है कि फिर हमारे पास कोई राहत नहीं बचेगी। और उस वजह से ये चीज़ को आज मेंशन हुआ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेंशनिंग अलाउ कर दी है फॉर अर्जेंट लिस्टिंग। जी। तो अभी डेट क्लियर नहीं है। डेट क्लियर नहीं है, जी। बस कोर्ट ने ये कहा है कि अगले सप्ताह ये हो। अच्छा अदीप साहब, मेरा एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने इस केस में अपने रिट दी है। पूरे ओखला में ये एक्टिविटी पिछले एक महीने में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर के बाद एक्टिविटी एकदम बढ़ गई। डीडीए ने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाई। सडनली इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुआ, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट। उसको आप अगर तकनीकी तौर पर देखें तो किस नज़र से लेंगे? जैसे उसने मुरादी रोड पर कई सारे नोटिस लगा दिए हैं, तो अगर हम इसे लीगल एंगल से देखें, उनका कोई कोर्ट ऑर्डर तो नहीं था, वो 279 खसरा में भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भी दावेदारी की। तो इसे अगर हम लीगल एंगल से देखें इस घटना को, तो क्या रेमेडी नज़र आती है अगर दूसरे भी पार्टी एक्टिव होती है इसी दौरान? देखिए, उसी ऑर्डर के अंतर्गत जी यूपी इरिगेशन की भी बात कही गई थी कि उनका भी ज़मीन है। जी और ये बताया गया था कि वहाँ पे भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो यूपी इरिगेशन के अंदर ही है जी और उनके कब्जे में है। जी अब उसके बाद अगर वो नोटिस वहाँ पे इशू कर रहे हैं, जी जिन पे कर रहे हैं, और जहाँ तक समझ में आ रही है इस खसरे के अंदर शायद नहीं हुई हो, नहीं। लेकिन दूसरे खसरों में अगर हो रही है, हाँ, तो जैसे रेमेडी है लोगों के पास, जो लीगल सॉल्यूशन बन सकती है, जो पिटीशन दर्ज करके हाई कोर्ट में विनती रख के, तो उन लोग वैसे उनको अप्रोच करनी होगी। अप्रोच कर सकते हैं जी। लेकिन वो सेपरेट जाएंगे। वो सेपरेट जाएंगे। ये केस अलग है 279 खसरा का, बिल्कुल। और अगर 277 या कुछ और आता है हाँ। तो वो अलग केस वो अलग है। देखिए, ये स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर के अंतर्गत है जो कंटेम्प्ट पिटीशन में पास हुई थी, जी। और जो केवल खसरा 279 को लेकर के है। 279। हाँ, हमें ये भी, जैसे हमारे बीच में ऐसे भी कुछ एक दो पिटिशनर्स है जिसके बारे में हम लोग को पता चला है कि ये दूसरे खसरा में है, जी लेकिन उनको नोटिस लगाया गया है इस ऑर्डर के अंडर में। जी जी। तो वो तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ऑर्डर जबकि स्पेसिफिकली 279 को लेकर। अच्छा, थोड़ा एलाबरेट करेंगे खसरा नंबर 279 का जोन कैसे स्पेसिफिकली, आपको कुछ आप एलाबरेट कर पाएंगे कि ये किस एरिया में आया, तो अलग था, इसका कुछ डिटेलिंग है? मतलब 270 खसरा से थोड़ा सा जैसे रोड से क्लैरिटी आ जाती है, जैसे मुरादी रोड एक रोड है, 277 खसरा में अकाउंट हो गया, लेकिन 279 का जो जोन है वो अलग है, और पर्टिकुलर डीडीए के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि ज़मीन कौन सी है, और इसीलिए किसी के पास क्लैरिटी नहीं है। जी जी ये हम लोग के पास भी ये बात की क्लैरिटी नहीं है जी कि एग्जैक्टली ये कहाँ से कहाँ जाती है, क्योंकि डीडीए ने अपने सारे एफिडेविट्स में भी ये चीज़ की पुष्टिकरण नहीं की। जी। तो इसीलिए सवाल आकर के वहीं पे खड़ा हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि ठीक है 3 बीघा जी कहीं अवैध है, जी तो वो ऐसा तो नहीं हो सकती है कि वो अलग अलग हिस्सों में है या अलग अलग टुकड़ों में है। वो होने से एक जगह पे होगी। या वो ऐसे नहीं हो सकती है कि ये घर इलीगल है, पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते, और पड़ोसी का घर फिर लीगल कहलवा रहे हैं। तो किस हिसाब से या किस बुनियाद से ये हो रही है, किसी को नहीं समझ आ रही। यही कंफ्यूजन है। अच्छा, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि लोगों के अंदर एक कॉमन से कहते हैं साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो गया कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर लेगा। तो एज ए लीगल ल्यूमिनरीज आप इसको लीगल टर्म्स में कैसे इसे बाइफर्केट करते हैं? इतने सारे नोटिसों को, उनका भी एक्टिव होना, इसको आप कैसे ड्राइव करते हैं कि ये किस लेवल का वो है कि नहीं नुकसान हो सकता है, या लीगल रेमेडी बाकी है, या किस तरह से देखते हैं आप? कि कितना सीरियस प्रॉब्लम हो जी, सकती है yes, ये। देखिए, प्रॉब्लम इसीलिए सीरियस हो जा रही है क्योंकि बुलडोज़र चलेगी नहीं चलेगी वो तो है ही, लेकिन जिस तरह की नोटिसें दी जा रही है जी और तो नोटिस की जो लैंग्वेज है वो जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई नहीं करती है। जी
खुद इस कंटेम्प्ट ऑर्डर के अंदर में जो डायरेक्शंस थे या जो अपॉर्चुनिटी था लोगों के लिए, जी ये लोग आज से नहीं रह रहे हैं, 40-50 साल से रह रहे हैं और आप अचानक आकर के कहते हैं कि इसको खाली कर दीजिए। जी तो इसमें तो बिना सुनवाई का, बिना वो अपना बात रखे, जी तो ये घबराने वाली स्थिति तो है ही। हम्म, और यही चीज़ के लिए ही कोर्ट में इतनी अर्जेंसी और वही अर्जेंसी का आज अनुमति मिली है। जी अच्छा, डीडीए और सिंचाई विभाग, जी। इनकी जो सडन एक्टिविटी है इस पर क्या कमेंट करेंगे? मतलब डीडीए की क्लैरिटी नहीं है लेकिन फिर भी एक्टिव है, सिंचाई विभाग को क्लैरिटी नहीं है लेकिन फिर भी एक्टिव है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि सडनली हैफ हैज़र्ड वे में जो एक्टिविटी की गई है कि कोई भी क्लैरिटी नहीं है? और आप इससे मैं लोकल लोगों से मिला मुरादी रोड पे, जी। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि हम जहाँ पर हैं मुरादी रोड पर, हमारे ठीक सामने सिंचाई विभाग की पूरी ये बाउंड्री है और ये पिछले कई सालों से 2-3 दशक से ज़्यादा से बनी हुई है। तो अगर इनको कोई इशू था तो सालों गुजर जाने के बाद इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की और सडन मोमेंट पर अब इन्होंने जो है चुन चुन के नोटिस लगाना शुरू किया, तो क्या ये इनका लीगल ग्राउंड कमज़ोर करता है सिंचाई विभाग का? आप क्लेम नहीं करते हैं, सडनली आपको याद आता है कि नहीं अब तो हमारा है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए वो ये कर सकते हैं लेकिन उनका ये पोजीशन को बैकिंग होनी चाहिए, बैकिंग होनी चाहिए प्रॉपर सर्वे रिपोर्ट्स की, जी बैकिंग होनी चाहिए प्रॉपर इंस्पेक्शन की। ये अपने मैप और नक्शे से खुद नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से जगह एग्जैक्टली अनऑथराइज्ड है। यस ये हमारा स्टेटमेंट्स नहीं है, जी ये इनके ही एफिडेविट्स है जिसको लेकर के खुद कोर्ट काफ़ी परेशान रहे हैं जी कि इनके पास क्लियर डेटा क्यों नहीं है। जब डेटा नहीं है, यही एडमिटेड पोजीशन है, तो फिर आप मासूमों का वहाँ पे नोटिस क्यों लगाएंगे? जी और लगाइए, फिर उनको मौका भी तो दीजिए। तो वही बात है। नोटिस दिए गए हैं, नोटिस जैसे मुरादी रोड के नोटिस चिपके हुए हैं तो उसमें कोई कोर्ट ऑर्डर मेंशन नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है, जैसे कई जगह कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुरादी रोड पर जब सिंचाई विभाग ये एक्टिविटी करता है तो वहाँ पर जो नोटिस चिपकाए गए तो वहाँ कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, उसकी कहीं लाइन में ये मेंशन नहीं था अकॉर्डिंग टू दिस कोर्ट ऑर्डर आपको 15 दिन में खाली करना। उन्होंने कहा कि आपको ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, आपको अगले 15 दिन में ये खाली करनी होगी, अन्यथा इसकी संपत्ति के नुकसान के लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो इस तकनीकी और लीगल लैंग्वेजेस में उस नोटिस में आपने कोर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, वो वहाँ पे इसलिए मसला अलग है, और यहाँ पे जिनके दलील आज हम जिसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इसलिए इनका मसला अलग है, क्योंकि इनको जो नोटिस मिली है वो कोर्ट ऑर्डर के अंदर में आ रही है जी, वो कोर्ट ऑर्डर को कोर्ट करते हुए आ रही है, मुरादी रोड की नहीं, मुरादी रोड के लिए। लेकिन जो इरिगेशन वाले हैं उनको किस बेसिस में आया है, ये तो इसका उनका तो कोई लीगल बेसिस भी नहीं है जी। उनको, जबकि लीगल बेसिस कोर्ट करनी चाहिए, गाइडलाइंस के मुताबिक उनको वक्त देना चाहिए रिस्पॉन्स के लिए, और अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़े। जी जी जी। जैसे आपने कहा कि ये कंटेम्प्ट कोर्ट केस है और एससी ने जैसे आज कहा कि इसको आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो इस पे आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, कोर्ट का ये कहना है कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, या ये व्यू उनका एक्सप्रेस करना ये है क्योंकि ये वो बेंच थी नहीं जिन्होंने ऑर्डर पास की है, और ये पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को शायद ये व्यू थी कि अगर कोई एविक्शन नोटिस हुई है तो फिर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ आप हाई कोर्ट में ही जाएंगे उसको चैलेंज करने। लेकिन जब कोर्ट को ये बात इम्प्रेस किया गया, ये बात समझाया गया और कहा गया कि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है जिस वजह से हम लोग कहीं नहीं जा सकते, और जिस ऑर्डर को कोर्ट करके डिमोलिशन नोटिस ला रहे, तो इसीलिए इसको ऑनरेबल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, और इसीलिए इस कोर्ट के अंदर इस प्ली को दाखिल करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि पूरा जो ओखला का जो इशू है वो बिना नक्शे के, बिना क्लैरिटी के विवाद ज़्यादा है। हाँ, और देखिए उसके अंदर पीएम उदय स्कीम है ही, पीएम उदय स्कीम लाया गया था ताकि जो अनरेगुलेटेड अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है वो तो चलिए एक नोमेनक्लेचर है, लेकिन जहाँ पे इतना पुराना बसेरा बन चुका है जी,
जहाँ पे इतनी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, लोग रह रहे हैं, मकाने ऐसे नहीं है कि कोई कच्ची मकानें बनी हुई हैं। ये सब हम लोग सब जानते हैं, बाटला हाउस या जामिया नगर ओखला का जैसा हालत है। ठीक है, वहाँ पे कंजेशन है, वो मसला अलग है, लेकिन है तो एक प्रॉपर अर्बन प्लेस। उसी चीज़ को रिकग्निशन लाने के लिए पीएम उदय स्कीम लाया गया है। पीएम उदय स्कीम के अंदर जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है उनको प्रोटेक्शन है। तो फ़र्ज़ करिए इस मकान के ने एप्लीकेशन डाली है, इसको प्रोटेक्शन है, इसके बाजू ने नहीं डाली है तो नहीं। लेकिन फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये अप्लाई नहीं कर सकते जी। तो फिर वही बात आ जाती है घुमा फिरा के कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ है वो अपने काम नहीं कर रहे, वो अपना रिकॉर्ड्स नहीं रख रहे हैं और उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे कोर्ट को सही चीज़ नहीं बताया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है। जी जी, यही है। बहुत शुक्रिया। एक